गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, ऑप्टिक्स, जिसका एक पार्ट रे है, दूसरा वेव है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम अपने को खराब नहीं करना है, आपके पास समय कम है। तो पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या ना दिया हुआ है थीटा, ये थीटा फाइंड करना है। ये थीटा होगा, ठीक। तो अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल, ये वर्टिकल, तो देखो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, ये थीटा होगा, ये 30 है और ये 90 है, तो ये टोटल कितना है 120 डिग्री। भाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है, देखो 30 प्लस ये 90, तो टोटल एंगल हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 120। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल में अपने को पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो आर एंगल आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है 60 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, two vertical plane mirrors are inclined at theta. A ray of light traveling horizontally is reflected first from one mirror and then from the other mirror. The resultant deviation is, देखो दो मिरर दे रखे हैं 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर दो मिरर दे रखे हैं। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट रे आता है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। फिर यहाँ एक बार और रिफ्लेक्शन होगा, ये इमर्जेंट रे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल रे आता है, ये 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा 60 होगा, पैरेलल लाइन है। ये 60 है तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30 होगा। ये नॉर्मल है। अब देखो ये दोनों 30 है, ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब बचेगा कितना 60। अब ये 60, ये 60, तो भाई ये वाला भी कितना 60, तो ये एंगल ऑफ कितना 30, यहां भी कितना 30। ठीक है, तो दो रेज में हमने ये कर लिया। एक मिरर से डेविएशन कितना होता है, एक मिरर से डेविएशन, मान लो ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये 30 है, ये 30 है, तो इसका डेविएशन कितना हुआ 120। तो यहां पर देखो, फिर बोलता हूं, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो नॉर्मल से 30 हो गया इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट 30 है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। ये 30 तो बचा 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60। तो अगेन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30। अब देखो ये डेविएशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, ये डेविएशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड हो जाएगा। पहला डेविएशन कितना हो रहा है 180 माइनस आई प्लस आर प्लस 180 माइनस आई प्लस आर। ठीक है, तो टोटल हो गया 120 प्लस 120, मतलब 240 डिग्री। ठीक है, तो टोटल जो डेविएशन होगा वो 240 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, या उसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस की जहां बात आती है, मान लो दो मिरर हैं, थीटा एंगल पर हैं। ठीक है, थीटा एंगल पर दो मिरर दिए हुए हैं, तो कितनी इमेज निकलेंगी, तो हम यहां निकालते हैं एन, ये होता है 360 बाय थीटा। ये एक नंबर निकाल लीजिए, ये नंबर ऑफ इमेज नहीं है, ये 360 बाय थीटा, एन कोई वैल्यू है, नंबर है कोई भी। ठीक है, अब आप इस एन को चेक करिए, अगर ये एन इवन नंबर आया, मान लो थीटा है 90, तो 360 बाय 90 कितना होगा 4, तो इवन नंबर आया। अगर इवन नंबर आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी n-1। अब ये ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिक हो चाहे ये ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक हो,
अगर n इवन नंबर आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 हो जाएगा। अब लेकिन मान लो ये n आया ऑड नंबर, ठीक है, जैसे मान लो थीटा है 72, तो 360/72 करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, तो दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पर रखा है तो इमेज n-1 बनेगी, एक कम बनेगी, और एसिमेट्रिक पोजीशन पर रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस एक ज़्यादा बनेगी, मतलब टोटल n बनेगी 360/थीटा के इक्वल। समझ में आ गया? तो केवल ध्यान रखना है, अगर ये n ऑड नंबर आया तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बनती है ज़्यादातर केस में। केवल एक केस में जब ये n ऑड नंबर आ जाए और ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक रखा हो तब नंबर ऑफ इमेज 360/थीटा के इक्वल होती है। और अगर मान लो बाई चांस ये n नंबर 7.2 आ गया, 5.2 आ गया, 4.2 आ गया, तो फिर हम इवन और ऑड नंबर नहीं देखते हैं, फिर हम उसका इंटीजर पार्ट देखते हैं। मतलब 4.2 आया तब भी 4 इमेज, 5.2 आया तब भी 5 इमेज। ये शॉर्ट ट्रिक है, 99% काम करती है, एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन आप विश्वास रखिए मैक्सिमम चांसेस इसी के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला एक और बनता है कि मान लो ये दो मिरर हैं, M1 है, ये M2 है, सर्टेन 10 सेंटीमीटर पर रखें। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर 3 पर है, ये 7 पर है, तो पूछते हैं कि इमेज M1 से कितना बनेगा और M2 से कितना बनेगा। तो आप ऐसा बना लीजिए, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। M1 से 3 सेंटीमीटर पर बनेगा और इस पर 7 पर। अगली बार M1 से कैसे बनेगा, तो ये वाला 10 ऐड कर दो तो कितने पे बनेगा, 17 पर। ये वाला 3 ऐड कर दो तो इधर कितने पे बनेगा, 13 पर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको दो प्लेन मिरर्स दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं इस तरह से। याद रखना ये 10, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर इसमें ये 10 ऐड किया तो M2 से इमेज आ जाएगा 27 पर, फिर 13 ऐड किया तो यहाँ 23 पर, फिर नेक्स्ट टाइम 10 ऐड करोगे तो M2 से आ जाएगा, फिर 10 ऐड करोगे तो इधर M1 से आ जाएगा। तो जनरली पूछते हैं M2 से कहाँ पर बनेगा और M1 से कहाँ बनेगा। अगली स्लाइड पर आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दे रखा है, रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस f/2 फ्रॉम द पोल। देखो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। इसका फोकस कहाँ होगा, इधर होगा, तो इसकी फोकल लेंथ क्या लिखी जाएगी, +f। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, f/2 डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है ना। अब f/2 डिस्टेंस पर रियल ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u क्या लिखा जाएगा, -f/2। रियल ऑब्जेक्ट है ना, तो इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस भी इधर हो रहा है, ऐसे। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, मिरर फॉर्मूला, 1/u + 1/v इज 1/f। तो 1/u कितना है, ऑब्जेक्ट रियल है, -f/2 + 1/v इज 1/, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का, तो 1/v किसके इक्वल आ गया, 1/f। ये -f/2 है, ऊपर जाएगा 2/f हो जाएगा माइनस का, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 2/f हो जाएगा, तो कितना आ गया 3/f। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, f/3 पर, ठीक है। दोबारा चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -f/2, तो u का वैल्यू पुट कर दिया -f/2। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस में होगा, तो ये +f हो गया। ये माइनस का 2/f उधर जाएगा तो प्लस का 2/f हो जाएगा, 2/f में 1/f ऐड किया तो 3/f हो गया। तो यहाँ पर जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, f/3 के इक्वल आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके मिरर के बैक साइड में बनेगा। और अपने को पता है ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, इमेज फोकस और इस मिरर के बीच में ही बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर दे दिया 30। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो सबसे पहले f -30 लिख दो। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो देखो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड में कॉनकेव मिरर जो है
दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो दो पॉसिबिलिटी ध्यान रखनी है, m+3 और दूसरा m की वैल्यू कितनी, -3। अगर इसमें लिखा होता है रियल इमेज तो हम बोल देते हैं ये वाला ट्राई कर रहे हैं, इसमें लिखा होता है वर्चुअल इमेज तो हम ये वाला ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u के इक्वल, तो यहां पुट कर देते हैं, -v/u 3 है तो v कितना है, -3u। फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/u + 1/v। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना ना, ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं कि भाई ये v किसके इक्वल है, -3u की। 1 फोकल लेंथ ये -30 है। यहां पर -3u मतलब 3u एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आएगा 3 - 1 = -1/30। u कितना आ गया, ये 3 से 10 कट जाएगा, 10 × 2 20 हो जाएगा, और ये माइनस भी है तो -20 आ जाएगा। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, m-3 है तो वही फॉर्मूला, -v/u इज -3, तो u कितना आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो v बराबर कितना आया, 3u। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/u + 1/v = 1/f। वही 3u एलसीएम लिया तो 4/3u किसके इक्वल है, 1/f के, f -30 है तो u निकालेंगे तो ये -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी फोकल लेंथ कितनी है, 30। तो अगर ऑब्जेक्ट 30 के बाद में रखा हो, ठीक, तो जो उसकी इमेज बनती है वो रियल बनती है, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस और मिरर के बीच में रखा हो तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रहा है वो 3 टाइम्स तो है, लेकिन ये नहीं दिया कि वो रियल है या वर्चुअल है। रियल होगा तो +3 टाइम्स इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल होगा तो -3 टाइम्स मतलब कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A small candle 2.5 centimeter in size is placed 20 centimeter in front of concave mirror। तो इन फ्रंट रखा है तो ये -27 हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, 36 रेडियस है, तो कितना हो जाएगा ये, -18 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला, एट व्हाट डिस्टेंस, भाई फोकल लेंथ जो होता है मिरर का वो हमेशा मिड पॉइंट होता है सेंटर और पोल का, मतलब हमेशा r/2 होता है, और ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, मिरर का फोकल लेंथ मीडियम वगैरह किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा r/2 के इक्वल होता है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव अ शार्प इमेज, describe the nature of the image if the candle is moved closer to the mirror, how should the screen have to be moved। देखो इधर सिंपल सी है, अपने को पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, फोकल लेंथ कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive a sharp image, मतलब स्क्रीन की पोजीशन बतानी है अभी फिलहाल तो अपने को। ठीक है ना, तो अभी तो पहला अपन इसका इमेज निकाल देते हैं, सॉरी वो रियल वाला दूसरा केस है। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/u, और u -27 है, +1/v इज 1/f, और f कितना है, -18, 1/v कितना हो गया, -1/18 + 1/27। ठीक है, तो यहां पर क्या एलसीएम आएगा, 54 एलसीएम लेते हैं, 18 3 प्लस 27 2, तो v कितना आ रहा है, -54 सेंटीमीटर में। दोबारा बोल देता हूं, एक स्मॉल कैंडल है 2.5 सेंटीमीटर है,
27 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया -27। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव अ शार्प इमेज। ठीक। तो भाई शार्प इमेज बन रहा है तो हमेशा कैसा बनेगा, ये रियल हमेशा कहाँ बनता है मिरर में, सेम साइड में, तो ये इसके इमेज की पोजीशन हो जाएगी। कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, हाउ शुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो इमेज मिरर से दूर जा रही होगी, तो हमको स्क्रीन को भी पीछे खिसकाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच सेट ऑफ कलर विल कम आउट इन एयर फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर। ठीक है भाई, ये व्हाइट है और ग्रीन लाइट है। ठीक है, तो ग्रीन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया क्रिटिकल, दिस इज फॉर ग्रीन। ठीक है, अब हमको पता है म्यू किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/λ। प्रोपोर्शनल नहीं होता एक्चुअल में, रिलेशन डिफरेंट है। म्यू ऑलमोस्ट तो कांस्टेंट होता है, लेकिन स्लाइटली लैम्डा पर डिपेंड करता है, लाइक दिस इक्वेशन। मतलब सिंपल सा है, लैम्डा रेड मैक्सिमम है, लैम्डा वायलेट मिनिमम है। लैम्डा रेड मैक्सिमम है तो म्यू फॉर रेड क्या होगा, मिनिमम। ठीक, तो म्यू फॉर वायलेट क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब थीटा जो होता है साइन थीटा क्रिटिकल एंगल, वो होता है 1/μ। ठीक, तो साइन थीटा क्रिटिकल क्या बता रहा है यहाँ पर कि अगर म्यू ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम है। म्यू रेड कलर के लिए मिनिमम है तो इसका क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम है। म्यू वायलेट का मैक्सिमम है तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो ये रिलेशन काम में लिया जाता है। अब ग्रीन कलर के लिए तो बोल दिया कि भाई ये वाली सिचुएशन है, कौन सा कलर बाहर आएगा, वही कलर बाहर आएगा जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम हो। ठीक, तो किसका एंगल क्रिटिकल ग्रीन से कम होगा, मतलब थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हाट कलर इज लेस देन थीटा क्रिटिकल ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, तो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रीन कलर के क्रिटिकल एंगल से कम होगा। ठीक है, तो यहां पर हमको एक चीज और समझ में आ रही है ना कि भाई अगर लैम्डा बढ़ेगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो वेव्स ग्रीन से ज्यादा वेवलेंथ की हैं, मतलब येलो ऑरेंज रेड हैं, येलो ऑरेंज रेड के लिए लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। लैम्डा ज्यादा होगा तो उनका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल नहीं है उनके लिए, इसका मतलब वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो येलो ऑरेंज रेड जो है वो बाहर निकल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। अगला, a ray of light travel from denser medium having refractive index √2 to air. What should be the angle of incidence for the ray to emerge out? देखो क्या लिखा है, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, यहां से एयर में जा रही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √2 है तो साइन थीटा सी कितना होगा, 1/μ, मतलब 1/√2, मतलब थीटा क्रिटिकल कितना हो गया, 45 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम होगा तो रिफ्रैक्शन होता है, मतलब रे दूसरी साइड निकल जाती है। और जब ये थीटा क्रिटिकल से ज्यादा होता है तो TIR होता है, मतलब सेम साइड में वापस आ जाती है। तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू इमर्ज आउट, मतलब रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से कम होना चाहिए तब रिफ्रैक्शन होगा। 45 से ज्यादा होते ही तो फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। अगला है, ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those are like this one, this one. The critical angle for the ray of light. तो देखो म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम क्या होता है,
स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम में मतलब कम स्पीड कौन सा है, 1.5 वाला है, ये 2 है, तो ये कितना हो गया 3/4। ठीक है, अब साइन थीटा सी क्या होता है, 1/म्यू डेंसर। साइन थीटा सी क्या होता है, अच्छा कुछ गलत लिख दिया, चेक कर लेते हैं। टू ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, लाइट का स्पीड दे रखा है। तो देखो जहां स्पीड कम है वो मीडियम रेयर होता है, जहां स्पीड ज्यादा है वो मीडियम डेंसर होता है। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, म्यू इक्वल्स टू होता है मीडियम का c अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, मोर डेंसर लेस वेलोसिटी। ठीक है, तो म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर क्या होता है, वेलोसिटी इन रेयर अपॉन वेलोसिटी इन डेंसर। ये मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी रेयर में ज्यादा वाला होगा और डेंसर में कम वाला होगा, 4/3 हो गया। रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 हो जाएगा। अब ये वो 5337 नहीं है, ये साइन थीटा है। अगर ये tan थीटा होता तो हम बोलते 37 है, पर यहाँ पर साइन थीटा सी है ये, तो थीटा सी कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स 3/4। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 3/4 मीन्स 0.75। साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, वो 866 होता है। साइन 45 1/√2 मतलब 0.7 होता है, तो ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 47-48 डिग्री लाइक दिस। बट यहाँ पर सिंपल है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे दिया, ग्लास का दे दिया। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिखना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये होता है म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम। एयर भी हो सकता है, फिर कोई भी हो सकता है, तो एयर भी हो सकता है। ग्लास का 3/2 है, वाटर का 4/3 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/8 के इक्वल, मतलब ग्लास ज्यादा डेंसर है। अगला 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ वाटर कवर अ 3 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब। ठीक है, 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ वाटर, तो ये 2 है। 3 सेंटीमीटर ऑफ ग्लास स्लैब, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। A coin is placed at the bottom of the slab and is being observed from the air side along the normal to the surface. ठीक है, find the apparent position of the coin from the surface. तो apparent position मतलब अपने को बताना है उसकी apparent depth। ठीक है, तो अपने को पता है apparent depth का क्या फॉर्मूला है, रियल डेप्थ बाय म्यू, लेकिन यहाँ दो हैं, तो d1/μ1 प्लस d2/μ2। एपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू के इक्वल होती है। तो d1 कितना है 2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 प्लस d2 कितना है 3 सेंटीमीटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ठीक है, सॉल्व कर लेना। तो इस कॉइन की एपरेंट डेप्थ आ जाएगी एयर साइड से देखने पर। भाई नॉर्मल शिफ्ट होता है ना इसमें, तो दोनों की वजह से नॉर्मल शिफ्ट होगा। ठीक, तो एक्चुअल डेप्थ जो निकलेगी वो इस तरह से निकालेगी। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ स्लैब दे दिया 6 सेंटीमीटर, थिकनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इट्स रियर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट फेस। देखो इधर सिचुएशन बना लेते हैं, मान लेते हैं ये सिल्वर्ड है, रियर सरफेस सिल्वर्ड है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 28 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट, तो ये ऑब्जेक्ट है 28 सेंटीमीटर पर रखा है फ्रंट साइड से। थिकनेस कितना है 6 सेंटीमीटर है। इस ऑब्जेक्ट के लिए मिरर की डेप्थ क्या होगी, फॉर ऑब्जेक्ट व्हाट इज एपरेंट डेप्थ ऑफ मिरर, तो मिरर की एपरेंट डेप्थ हो जाएगी 6/μ, 6/3/2। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मिरर कहां पर है 4 सेंटीमीटर डेप्थ पर है, तो ये ऑब्जेक्ट ये मिरर कितनी डेप्थ पर 4 सेंटीमीटर पर। अब ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई 28 यहां से 4 यहां से, तो कितना हो गया 32। तो इसके लिए इमेज कहां बनेगी 32 पर,
पीछे 32 पर। अब ये 4 है तो ये कितना बचा 2, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस सिल्वर सरफेस से बताना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा है, तो 32 माइनस 2 करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा सिल्वर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। अगला साइन आर और साइन आई दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो निकाल लो साइन आई अपॉन साइन आर, ये उल्टा है, साइन आर अपॉन साइन आई साइन 30 है, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन 30, मतलब 2 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज एन सी देन वैल्यू ऑफ एन, तो वैल्यू ऑफ एन बताना है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सी बाय 2 के इक्वल है, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रही है, एन सी द मीडियम शोज रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, तो देखो यहां से पता चल रहा है साइन आर अपॉन साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, अच्छा वो गलत कर दिया सॉरी, tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3, ये करेक्शन हो जाएगा। यहां पर क्या गड़बड़ है सुन लीजिए, नहीं साइन आर अपॉन साइन आई कितना दिया है, यहाँ दोबारा से कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। साइन आर अपॉन साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, किसको बता रहा है वो, tan थीटा को। tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आएगा, उल्टा कर देंगे रूट 3 के, तो वेलोसिटी इन मीडियम कितना आएगा c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब c बाय रूट 3 के इक्वल। तो ये पूछा है n कितना है, n इंटू सी है, तो c का मल्टीपल है ना यहाँ पर 1 बाय रूट 3 है, तो कौन सा आंसर आ गया, 4th आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure shows angle made by the light with the normal in the medium of refractive index √2, तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, मान लो इसमें एंगल है थीटा, तो हमेशा ध्यान रखो म्यू इंटू साइन थीटा सभी मीडियम के लिए क्या होता है कांस्टेंट, फर्स्ट मीडियम में ये 1 है साइन 45 है, इस मीडियम में ये √2 है और ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा कितना आ गया साइन 45 1 बाय √2 30 डिग्री, ठीक है। उस मीडियम में एंगल विद नॉर्मल कितना है 30 डिग्री के इक्वल। अगला क्वेश्चन, लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ए बी, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, सीधा निकल जाएगा। 60 डिग्री प्रिज्म एंगल दे रखा है, इफ द लाइट रे डज नॉट इमर्ज आउट फ्रॉम ए सी, तो अगर बाहर नहीं निकल पा रहा है इसका मतलब ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या एट लीस्ट क्रिटिकल एंगल है। देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ठीक है। आप देखते हैं इधर ये 60 है ये 30 है, तो ये कितना हो गया 60, भाई ये 90 है ना, 60 30 तो बचा हुआ 90 है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस या क्रिटिकल एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाय साइन थीटा सी 1 बाय साइन 60, ठीक है, साइन 60 कितना √3/2। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, लाइट इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको दिख रहा है 60 डिग्री है, अगर ये 90 है तो बचेगा 30, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60, तो क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा सी, और 1 अपॉन साइन 60 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा
√3/2 के इक्वल, ठीक है, सॉरी 2/√3 के इक्वल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ रे इंसिडेंट एट 15 डिग्री ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया 15 डिग्री, प्रिज्म एंगल 30 डिग्री, सफर अ डेविएशन ऑफ 55 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखो डेविएशन का एंगल कितना दे दिया 55 डिग्री, क्या बताना है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है I + E - A, ठीक है, तो सब कुछ गिवन है, आप एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म हैविंग √2 सफर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कंडीशन की बात हो रही है। इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ द प्रिज्म, ओके, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है sin I अपॉन sin R। फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या फॉर्मूला है प्रिज्म एंगल के लिए, ए फाइंड करना है, मतलब R1 + R2 होता है, लेकिन मिनिमम डेविएशन में 2R होता है, मतलब अल्टीमेटली हमको R निकालना है। अब अपने पास दो ऑप्शन है, I को R की टर्म में लिख दें या R को I की टर्म में लिख दें। I कितना है 2R, तो मैंने यहाँ लिख दिया sin 2R अपॉन sin R। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे R चाहिए, I हटाना है, तो ये √2 किसके इक्वल आया, यहाँ लिखते हैं sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा sin R, तो cos R कितना आ गया 1/√2, इसका मतलब R कितना आ गया 45 डिग्री, और प्रिज्म एंगल है 2R के इक्वल, मतलब यहाँ पर प्रिज्म एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट O इन ग्लास इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या बताना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखो क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है, माइनस म्यू ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड माइनस म्यू ऑफ इंसिडेंट अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में, रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखते हैं अपन, देखो इंसिडेंट रे कौन मीडियम कौन सा है, ये IR है, इधर रिफ्रैक्शन होगा ये RR है। इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ऑब्जेक्ट इस साइड है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -5 में आएगा, प्लस μ2 एयर है, इमेज का डिस्टेंस, म्यू रिफ्रैक्टेड 1 है, म्यू इंसिडेंट 1.5 है, रेडियस भी इधर ही है, देखो इस तरह का सरफेस है ना, तो रेडियस भी इस साइड में ही फ्री होगा, मतलब फाइंड करना है कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना आएगा 20, लेकिन नेगेटिव, ठीक, सॉल्व कर लेना पता चल जाएगा, V का वैल्यू जैसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, V पॉजिटिव आया तो इमेज एयर साइड में बनेगा, V नेगेटिव आया तो इमेज वही सेम वाले साइड में बन जाएगा। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ कन्वर्जिंग बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस। देखो ये बीम यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक तरह से किसका काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी +30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बिहाइंड द कन्वर्जिंग है, ठीक है ना, इमेज ऑफ द कन्वर्जिंग बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन, ओके। तो ये आ गया +30, ओके। इमेज कहां पर फॉर्म होगा ये बताना है, तो क्या फॉर्मूला, माइनस म्यू ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस +30, वही पहले वाला फॉर्मूला ना, म्यू इंसिडेंट अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, प्लस म्यू रिफ्रैक्टेड कहां चला जाएगा 1 में, ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टेड अपॉन इमेज का डिस्टेंस इक्वल्स टू म्यू रिफ्रैक्टेड माइनस म्यू इंसिडेंट अपॉन
रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह का शेप है, तो ये आर जो होगा वो कैसे साइन में आएगा, प्लस में, तो ये आ जाएगा +20। वही सेम सॉल्व कर लीजिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ये इंसिडेंट रे है, तो म्यू इंसिडेंट रे अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है इसलिए +30 लिखा है, प्लस म्यू रिफ्रैक्टेड 1 है, इमेज का डिस्टेंस, इक्वल्स टू म्यू रिफ्रैक्टेड म्यू इंसिडेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर, और इस टाइप का शेप है, मतलब सेंटर राइट साइड में, मतलब +20। ठीक है, सॉल्व कर लेना मैथमेटिकली क्या आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 18 सेंटीमीटर, देखो क्या लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 18 सेंटीमीटर, और क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.6, फोकल लेंथ पूछा है, तो म्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/f इज इक्वल्स टू क्या, म्यू माइनस 1/r। ठीक है ना, अगर कॉन्वेक्स होता तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 आ रहा था, लेकिन ये तो क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो इसकी पावर हाफ ही होगी, तो पहले वाले का इसका कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1/r, तो वैल्यू पुट करना है 1.6 माइनस 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 है, तो 0.6/18, फोकल लेंथ आ जाएगा 6 3 18 होता है, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड आउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या होता है लेंस का, -1/u + 1/v इज 1/f। कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है जनरली, लेंस का फोकल लेंथ मीडियम पर भी डिपेंड करता है ना, तो मैक्सिमम केसेस में जब लेंस एयर में हो तो मिरर और लेंस दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर पर, रियल ऑब्जेक्ट है, +1/v, और इसका फोकल लेंथ कितना आएगा, पॉजिटिव में तो +20, तो 1/v कितना हो गया, 1/20, ये दोनों कट गया, उधर जाएगा -1/30, 60 एलसीएम ले लेते हैं, 3 - 2, तो इमेज का डिस्टेंस आ रहा है कितना, +60, +60 मतलब लेंस के पीछे, और एक्चुअल में रेज भी लेंस के पीछे ही जाती है, रेज आर गोइंग बिहाइंड द लेंस, दैट मीन्स बिहाइंड द लेंस इज रियल वर्ल्ड, तो बिहाइंड द लेंस कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल होगा। ठीक है ना, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लैंप इज प्लेस्ड 6 मीटर फ्रॉम अ वॉल, ऑन पुटिंग अ लेंस बिटवीन द लैंप एंड द वॉल, तो देखो ये कोई लैंप है ऑब्जेक्ट, ये कोई वॉल है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच में कितना है, 6 मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब क्या लिखा, एक लेंस है बिटवीन द लैंप एंड वॉल एट अ डिस्टेंस 1.2 फ्रॉम द लैंप, मतलब यहां पर लेंस रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस पे, 1.2 पर। आगे क्या है, रियल इमेज ऑफ द लैंप इज फॉर्म ऑन द वॉल, ये टोटल 6 है, तो ये कितना बचेगा, 4.8, 1.2 + 4.8 is 6। ओके, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज, देखो u कितना है, -1.2, v कितना है, +4.8, मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होता है, v/u, मिरर का मैग्निफिकेशन -v/u, और लेंस का कितना, +v/u, तो ये हो जाएगा प्लस का 4.8 डिवाइडेड बाय -1.2, मतलब माइनस का 4। ठीक है, तो इमेज 4 टाइम्स हो जाएगा मैग्नीफाई, और कैसा इमेज बनेगा, तो इसका इमेज बनेगा रियल। ठीक है ना, और इन्वर्टेड भी, रियल एनलार्ज इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन फैक्टर -4। अगला, एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 60 मीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, +20 सेंटीमीटर,
lens form an image of the object if the object move away from the lens at a speed of 4, the speed and direction of the image form will be। तो देखो इक्वेशन जो होता है यहाँ पर -1/u + 1/v = 1/f। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आता है, ये आता है v/u होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिरर में सेम फॉर्मूला है लेकिन नेगेटिव आता है। तो मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन और लेंस में सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना भाई, लेंस में देखो इधर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इमेज का है फोकस पर। ऑब्जेक्ट 2f पर आएगा, इमेज का आएगी 2f, मतलब सेम डायरेक्शन में होती है। और फिर सिंबल फॉर्मूले से देख लो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वैल्यू पुट करना है बस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 है, फोकल लेंथ 20 है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। -1/60 + 1/v इज 1/f। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 60 पर, तो -1/u। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -60, तो यहाँ पर आएगा -60। ठीक है, + 1/v = 1/f और फोकल लेंथ दे दिया 20। ठीक है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा गलत है, ये सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो सेंटीमीटर लिखा। तो यहाँ से इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा कितना, तो 1/v = 1/20, ये उधर जाएगा तो -1/60, 60 एलसीएम 3 - 1, तो v कितना आ रहा है +30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट -60 पर है, होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का रोल खत्म हो गया, और ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है 4 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाएगा और लेंस से दूर ही जाएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम होता है ना, सॉरी, ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस। देखो इधर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है, इमेज भी ऐसे ही जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है तो इमेज भी लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द लेंस है तो इमेज टूवर्ड्स द लेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट such that distance between object and image is 20 centimeter, what should be the maximum focal length? तो हमको पता है d is 4f। ठीक है, तो 4f अगर 20 है, f कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखो रियल इमेज का लीस्ट पोजीशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस होता है जब ऑब्जेक्ट भी 2f पर हो और उसकी इमेज भी 2f पर ही बने, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। तो 2f + 2f कितना हो गया, टोटल 4 है। तो यहाँ पर 4f 20 दिया है, तो f कितना हो गया 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टू थिन कन्वर्जिंग लेंसेज फोकल लेंथ 20-40 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द इफेक्टिव पावर। देखो पावर क्या होता है, P1 + P2 लेंस का कॉम्बिनेशन है। पावर लेंस का फॉर्मूला होता है +1/f और पावर मिरर का फॉर्मूला होता है -1/f। ठीक है, हाँ, तो ये यहां पर कंडीशन है। पावर लेंस P1 + P2 दोनों कौन से लेंस है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब अपन बोलेंगे अगर एयर में रखें तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो इनकी फोकल लेंथ हो जाएगी 20 and 40, तो ये हो जाएगा 1/20 + 1/40 मतलब 3/40। ये तो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हो गया 300/40 1/मीटर। ठीक है ना, 0 कट गया, 7.5 डायप्टर के इक्वल आ रहा है पावर। ठीक है, दोनों ही कन्वर्जिंग है इसलिए ऐड हो गया पावर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर
ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 15 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, पावर ऑफ लेंस बताना है, तो वही हो जाएगा, पावर होता है 1/f, और प्लेनो कॉन्वेक्स हो या कॉन्वेक्सो प्लेन हो उसके लिए 1/f होता है म्यू माइनस 1/r। ठीक है, तो म्यू माइनस 1/r से आप निकाल लीजिए। तो ध्यान रखना है डायोप्टर मतलब 1/मीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस 20, one of its surface is silvered, then find equivalent focal length। तो देखो ये लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन अभी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आप भी इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, light rays falling at an angle of 2a on the first surface return back to the same path। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये एक प्रिज्म है, एक सरफेस इसका क्या है, सिल्वर्ड है। ठीक है, जहां भी सिल्वर्ड सरफेस दे दिया जाए ना, तो आप समझ लो कि रीट्रेस तभी होगा जब अलोंग नॉर्मल मिरर पर इंसिडेंट हो, क्योंकि मिरर पर अगर 0 डिग्री पर इंसिडेंस होता है तभी रिफ्लेक्शन 0 होता है। तो एक चीज तो हमको ये पता चल गई कि ये रेज ऐसे जा रही होंगी और वापस आ रही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये R2 तो 0 हो गया, ये R1 हो गया। ठीक है, लाइट रेज फॉलिंग एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, तो ये दिया हुआ है 2a सॉरी, बैक थ्रू द सेम पाथ सफरिंग रिफ्रैक्शन। ठीक है, A इज इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2। R1 कितना आ गया, A आ गया। क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू होता है साइन I अपॉन साइन R। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कट गया, 2 कॉस थीटा के इक्वल, 2 कॉस A के इक्वल हो जाएगा। 27 नंबर सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point object is placed at distance 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. If plane mirror were put perpendicular to the principal axis, ये 40 cm है। ठीक है, फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 60 पर। तो देखो पहला लेंस क्या करेगा, इमेज बनाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो 2 बार लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, मिरर से रिफ्लेक्शन होगा इधर, तो ये फर्स्ट और सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा, और थर्ड फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन, ठीक है, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्रैक्शन, तब जाके फाइनल इमेज का पता चलेगा। तो किसी भी इंटरमीडिएट को इमेज नहीं मानना है, पहले लेंस में से रेज जाएंगी तो रिफ्रैक्शन से इमेज निकालिए, दैट इमेज इज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। फिर मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा उससे लेंस में जाने वाली रेज का फिर रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके फाइनल इमेज बनेगी। तो 3 इक्वेशन की यहां पर जरूरत है। पहले अपन सॉल्व करते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर पर, तो ये हो जाएगा -1/u प्लस 1/v इज 1/f। कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ 30 हो जाएगा। 1/v1 कितना आ गया, 1/30 माइनस 1/60 मतलब 1/60, तो v1 कितना हुआ 60। ठीक, अब देखो इधर ध्यान से, इसने इमेज कहां बनाया, 60 सेंटीमीटर प्लस पर, लेकिन यहां तो बीच में मिरर आ गया। तो मिरर के लिए देखो ये 40 है, लेकिन इसने इमेज कहां बनाया, 60 पर, इसका मतलब ये कितना हुआ 20। अब मिरर की बात करते हैं, भाई मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है 20 पर, तो इमेज कहां बनाएगा 20 पर। ये सेकंड हो गया, ये क्या हो गया सेकंड रिफ्लेक्शन। अब थर्ड पर आ जाओ वापस, ये लेंस है, मिरर से 20 पर इमेज बनी है, ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट था 1, सॉरी इमेज था 1, और सेकंड टाइम ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये क्या है, ये इमेज है सेकंड टाइम,
लेकिन थर्ड टाइम के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये थर्ड ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखो ध्यान से, ये 40 है और ये बना कहाँ है 20 पर, तो ये बचेगा भी कितना 20। इमेज कहाँ बनेगी वो निकालते हैं भाई, फाइनल इमेज। लाइट अब ऐसे जा रहे हैं तो -1/u -20 +1/v, v पता करते हैं 1/f, f वही है +30। तो यहां से 1/v कितना आया, तो 1/v आया 1/30, ये -1/20 उधर जाएगा तो +1/20 उधर जाएगा तो -1/20। 60 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आया 20, 60 होता 2 - 3, तो v कितना आ रहा है -60। अब देखो इस पिक्चर में इमेज हम v3 इधर ले रहे हैं, -60 आया मतलब इमेज एक्चुअल में बनी कहां पर है, राइट साइड में बनी है। इमेज कहां पे बनी है, यहां पर ध्यान से समझ लेना, पॉज कर करके देख लेना। इस साइड में हमने v3 निकाला है, आया -60 है, तो फाइनल इमेज जो है वो यहां बनी है, कितना डिस्टेंस पर 60 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो इमेज कहां बनी है फाइनल, तो फाइनल इमेज हमको ये पता चला कि इस लेंस से 60 सेंटीमीटर राइट साइड में बनी है। ठीक है, ये फाइनल इमेज है, कितना डिस्टेंस पर बनी है 60 पर बनी है। ठीक है, लेकिन बीच में मिरर है तो इमेज कहां बनी है, मिरर से 20 सेंटीमीटर बैक साइड में। वो पहले वाले 20 से कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे बनी है इमेज फाइनल। अब पता है मिरर के पीछे तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर रेयर चांसेस होते हैं कि भाई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते ही हैं। लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया एज शोन इन फिगर। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ गिवन है, 2f डिस्टेंस पर रखा है, कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो हमेशा ध्यान रखो कुछ नहीं करना है। फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन म्यू। ये μ1 है, 3 मटेरियल है ना, हाँ ये μ1 है तो इसका f1 होगा, ये μ2 f2 होगा, इसका μ3 है f3 होगा। ठीक है, 3 फोकल लेंथ है, 3 बार आपको लेंस इक्वेशन लगाना है, तो 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इमेज फाइंड होगा, मतलब 3 इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेंस को कट करने के आते हैं। तो अगर इस टाइप का लेंस है, अगर ऐसे कट किया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब जो सरफेसेस बेंड करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, डाइवर्ज करेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फोकल लेंथ पावर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लेंस को ऐसे काट दिया एक्सिस के परपेंडिकुलर, आधा लेंस निकल गया, 50% रिफ्लेक्शन 50% रिफ्रैक्शन निकल गया, पावर हाफ हो गई, फोकल लेंथ डबल हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब अपन नेक्स्ट उस पर आते हैं, वेव ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप देखो ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, हाइगन प्रिंसिपल का डायग्राम है। इस क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो डायग्राम एक्सप्लेन करना है। क्या डायग्राम है, देखो सिर्फ डायग्राम पे फोकस कर लो। ये एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर अगर रे इंसिडेंट होती है तो ऐसे चली जाती है। वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू रे। तो ये वेव फ्रंट आ रहा है प्लेन वेव फ्रंट, तो रिफ्रैक्शन के बाद में भी ये क्या होगा, वेव फ्रंट प्लेन ही रहेगा। तो पहले ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो हम बोलेंगे रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, यहां से होती जा रही, जो इंसिडेंट हुआ वो पहले रिफ्लेक्ट हो गया तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हाइगन ने एक्सप्लेन किया। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, भाई बैंड हो जाती है ना रेज, तो बैंड होने के बाद में प्लेन वेव फ्रंट ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसकी विड्थ भी बदल जाती है। अगर मान लो ये D1 है तो इसकी विड्थ D2 है, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बीम की विड्थ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन लेंस का है तो लेंस में देखो, लेंस अपने को पता है कि अगर रेज
कैसी आ रही है? प्लेन मैंने लिए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेस को कन्वर्ज कर देता है। तो अगर यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट हुआ इसके ऊपर, तो ये प्लेन वेव फ्रंट कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है, कन्वर्जिंग। क्यों हो जाता है, का कारण समझो। जो लेंस के कॉर्नर से जाएगा वो तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। भाई लेंस यहां पर थिक है, तो ये वाली रे सबसे स्लो हो गई है, और ये रे सबसे, ये भी स्लो हो गई है लेकिन कम डिस्टेंस रही है। जो बीच में से पास होगा उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो तो धीरे हो गई है। तो वो ये पॉइंट जब यहां पहुंचेगा तब तक ये पॉइंट ज्यादा चल चुका होगा, ये पॉइंट और ज्यादा चल चुका होगा, ये पॉइंट और ज्यादा चल चुका होगा, ऐसा इस साइड होगा। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो कैसा हो जाता है? कन्वर्जिंग हो जाता है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? कॉनकेव मिरर में ये पोर्शन थिन है, तो जो यहां एंटर करेगी वो तो दूर चली जाएगी, जो यहां पर एंटर होगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो यहां होगी वो और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसा यहां पर होगा, तो इस तरह की डाइवर्जिंग वेव बन जाती है, ठीक है। इसलिए लेंस से अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो तो वो स्फेरिकल हो जाती है। वेव फ्रंट कैसा हो जाता है? आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस स्फेरिकल हो जाता है। अब स्फेरिकल कन्वर्जिंग भी हो सकता है, कॉन्वेक्स है तो, डाइवर्जिंग भी हो सकता है अगर कॉनकेव है तो। उसका रीजन मैंने यहां पर बता दिया है। ऐसा ही अगर मैं बात करूं प्रिज्म में क्या होगा, तो देखो प्रिज्म में मान लो ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है यहां पर। अब होगा क्या, ये वाली सबसे स्लो है तो ये सबसे पीछे रह जाएगी, इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आगे निकल जाएगी, ये और आगे, ये और आगे, तो रहेगा तो प्लेन ही, लेकिन इस तरह से ये डेविएट हो जाता है क्योंकि यहां पर पोर्शन ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम से, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, YDSE एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट मैक्सिमा, अच्छा कोई क्वेश्चन मिस हो गया आई थिंक। सेकंड, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, first performed in air than in medium other than air, it is found that 10th bright fringe in medium lies where 8th dark fringe in air। तो देखो 10th bright कहां पर? in medium, is 8th dark in air। भाई कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम रहेगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिर्फ अपन इसको देख लेते हैं। 10th ब्राइट, ब्राइट कहां बनता है? लैम्डा डी बाई डी पर, 10th ब्राइट है तो 10 लैम्डा डी बाई डी पर। 8th डार्क कहां बनता है? 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d पर बनता है। बस अंतर यह है कि ये लैम्डा मीडियम है और ये लैम्डा एयर है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है किसी भी मीडियम का लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम, या वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम निकालना है, डी बाई डी काट दीजिए, तो लैम्डा मीडियम को इधर डिनोमिनेटर में लाना है। यहाँ क्या है? 10, ये 2 आएगा तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15, 4/3, 4/3 इज 1.33, ये इक्वल, ठीक है। निकाल लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लेना। अगला, फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ लाइट लैम्डा 600 coincide with first maximum of light of lambda 2 minima, सॉरी। तो यहां पर क्या लिखा है? फर्स्ट मैक्सिमा मीन्स 1 lambda d by d coincide with first minima of light of wavelength lambda 2,
फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा 2/2, ठीक है। अरे 1 स्क्रीन पर क्या बनता है, अच्छा सॉरी गलत हो गया, 600 का तो क्या है, लैम्डा 1 का तो फर्स्ट मैक्सिमम है, तो 1 लैम्डा d/d हो गया, कोइंसाइड विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2। तो फर्स्ट डार्क कहां बनता है, देखो 0 पर क्या बनता है, ब्राइट, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पर तो क्या बनता है, ब्राइट, हाफ पर डार्क, 3/2 पर ब्राइट, 3/2 पर सेकंड डार्क, लाइक दिस। तो लैम्डा 2 कितना आ रहा है यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1, मतलब 1200 नैनोमीटर के इक्वल। अगले उस पर आते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद 2 कोहेरेंट सोर्सेज, इंटेंसिटी 4/1 रेशो दे रखा है, रेशो बताना है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। तो देखो I1/I2 A1/A2 का स्क्वायर 4 है, इसका मतलब A1/A2 2 है या 2/1 है। अब आई मिनिमम कितना, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर 1, आई मैक्सिमम कितना, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर 9, कांस्टेंट नहीं लिया है क्योंकि रेशियो में कट जाता है। तो आई मैक्सिमम कितना, 9, आई मिनिमम 1, आई मैक्सिमम 9, आई मिनिमम 1, 8/10 या 4/5 के इक्वल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, तो पहली बात तो 2 जगह आ रहा है इंटरफेरेंस, एक आपको साउंड वेव में भी मिलता है और लाइट में भी मिलता है। तो 2 चैप्टर में ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इंटेंसिटी रेशो, एम्पलीट्यूड रेशो, रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड, रिजल्ट एंड इंटेंसिटी, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 4:1, सॉरी 100:1, द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स इज, आई मैक्सिमम मतलब A1 प्लस A2 का स्क्वायर, आई मिनिमम मतलब A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 100/1, अंडर रूट ले लो 10/1, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक है। तो ये कितना आया, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 कितना है, 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9A1 इज इक्वल्स टू 11A2, ऐसा कोई आंसर है, आ जाएगा 11/9 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्लिट्स हैं इन YDSE एक्सपेरिमेंट, विड्थ रेशो दे रखा है। तो देखो एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो विड्थ है ना, विड्थ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, विड्थ होता है, मतलब कहीं रेयरली आपको ये काम में आएगा, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्लिट की जो विड्थ है इंटेंसिटी उसी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, विड्थ रेशो 1/16 है, मतलब एक्चुअल में I1/I2 या A1/A2 का स्क्वायर कितना है, 1/16 है, मतलब A1/A2 कितना है, 1/4 है, ठीक है। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी बताना है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, मैक्सिमम में A1 प्लस A2 हो जाता है, मिनिमम में A1 माइनस A2 होता है, 25/9 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस करके जाना है ना, इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज 0.01, ठीक है। देखो इसको समझो इधर, मान लो I1 इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू x है, तो I कितना होगा, ये वाला I मान लेते हो, इसको I है, पाथ डिफरेंस लैम्डा मतलब फेज कितना हो गया, 2 पाई मतलब cos phi 1 हो गया, तो I मैक्सिमम है एक्चुअल में ये, ठीक है। तो I मैक्सिमम कितना होता है, √I प्लस √I का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब कितना होता है 4x के इक्वल,
मतलब एक इंटेंसिटी अगर आई वॉट की है तो आई मैक्सिमम होता है 4i। ठीक, हमको कब बताना है, जब ये लैम्डा बाय 6 है। लैम्डा बाय 6 मतलब 360/6 मतलब 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी, तो क्या फॉर्मूला है इंटेंसिटी निकालने का, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 कॉस थीटा। तो क्या आया, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x आ गया। ठीक है, अब देखो I मैक्सिमम 4x है और ये दिया है 0.01, तो x कितना 0.01/4, ये 3x आ रहा है, तो 3 इंटू 0.01/4, ठीक है, मतलब 0.007। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में कोई एरर भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिए। अगला इन YDSE लैम्डा 1 दे दिया, लैम्डा 2 दे दिया, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंटर फ्रॉम द स्लिट डिस्टेंस भी दे दिया, कैपिटल D कितना दे दिया है 2 मीटर, ठीक है ना, और 1 mm स्मॉल d दे दिया है। क्या फाइंड करना है, कहां पर कोइंसाइड होगा, तो ऐसा समझ लो, अगर ये लैम्डा 1 देखो तो लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 है, इसका मतलब बीटा 1 ग्रेटर देन बीटा 2 होगा, मतलब ये फ्रिंज है थिक है, ठीक है, थिक फ्रिंज है तो कम आएंगी। जैसे मान लो आपको टाइल्स लगानी है, अगर आपने बड़े साइज की टाइल्स लगाई तो कम टाइल आएंगी, और छोटे छोटे टाइल लगाओगे तो ज़्यादा टाइल्स आएंगी। तो सिंपल है, थिक फ्रिंज है तो ये कम आएंगी और ये ज़्यादा, तो ये अगर n आएंगी तो ये ज़्यादा आएंगी, मतलब n+1 आएंगी। तो क्या लिख देंगे इसको हम, तो हम इसको लिख देंगे कितना डिस्टेंस में मिलेगा, n लैम्डा 1 d/d, और दूसरा वाला n+1 लैम्डा 2 d/d। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सबसे पहले ये n निकालो, तो आप लिखोगे n इंटू 5000 इज n+1 इंटू 4000, ठीक है, तो यहाँ से n कितना आ गया 4, मतलब ये हुआ इसकी फोर्थ फ्रिंज इसकी फिफ्थ फ्रिंज से कोइंसाइड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी फोर्थ फ्रिंज इसकी फिफ्थ से कोइंसाइड है। आप ऐसे भी समझ लो 5 इंटू 4 20 होगा, इधर 4 इंटू 5 20 होगा, तो इसकी फोर्थ इसकी फिफ्थ से कोइंसाइड है, ठीक है, तो इसलिए n4 आ गया। अब आप इसको यहाँ पुट कर दो, तो आप ये y निकाल सकते हो, दो फॉर्मूलों से निकाल सकते हो y। अगर ये काम में लिया तो 4 लैम्डा 1 d/d, और ये काम में लिया तो 5 लैम्डा 2 d/d, बट 4 लैम्डा 1 और 5 लैम्डा 2 बोथ आर सेम, बिकॉज 4 इंटू 5 और 5 इंटू 4 बोथ आर 20, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, YDSE है, टू स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस obtained on the screen is 0.12। ओके, तो देखो यहां पर एक चीज समझो, बीटा जो होता है वो क्या होता है लैम्डा d/d, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है β/d और λ/d, तो दोनों ही किस पर डिपेंड कर रही है लैम्डा पर, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है ऑफ वाटर, वाटर में ले जा रहा है ना, इज लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर। लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है फ्रिंज विड्थ के प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसा भी हो सकता था बीटा एयर अपॉन बीटा वाटर, तो बीटा वाटर में कितना होगा बीटा एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाई के लिए भी वही होगा, तो फाई कितना हो जाएगा वाटर में वही फाई जो एयर में था डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये 4/3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एंगुलर विड्थ कितनी थी 0.12 डिग्री, 4/3 से डिवाइड, 3 ऊपर जाएगा 36/4 9 हो जाएगा, मतलब 0.09 डिग्री। पर ध्यान रखना है फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है, ये थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन है। अगर YDSE को क्या किया
एयर से वाटर में ले जाएं तो बीटा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब फ्रिंजेस थिन हो जाती हैं। कितनी हो जाती है, तो बीटा वाटर 3/4 टाइम्स ऑफ बीटा एयर के इक्वल हो जाता है, मतलब फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है, ये मतलब है इसका। अगला क्वेश्चन, इन YDAC one slit is covered with a transparent sheet due to which position of central shifted to a position of 20th bright fringe, the refractive index of the sheet। देखो 20th ब्राइट फ्रिंज कहां बनती है, 20 लैम्डा डी बाई डी पर। 20th ब्राइट मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो 20 लैम्डा है। अब इसमें बोला कि अगर एक शीट लगा दे, तो हमको पता है एक्सपेरिमेंट में अगर ये S1 है, ये S2 है, सेंटर पर ब्राइट बनता है, लेकिन अगर यहाँ शीट लगा देते हैं तो ये ब्राइट ऊपर खिसक जाता है। कितना पाथ डिफरेंस, तो म्यू माइनस 1, ठीक है, अपने को पता है यहाँ क्या आएगा, तो म्यू माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो एक शीट का थिकनेस दे दिया टी भी है, सॉरी म्यू माइनस 1 टी। तो जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट शीट में से पास होती है तो उसका ऑप्टिकल पाथ होता है म्यू इंटू टी। टी उसकी थिकनेस है, मतलब आप किसी ग्लास की प्लेट की थिकनेस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो वो आएगा क्या, ऑप्टिकल पाथ। लेकिन डिफरेंस जब लिखते हैं, डिफरेंस जब पूछा होता है तो लिखते हैं म्यू माइनस 1 टी की इक्वल, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, तो म्यू माइनस 1 टी किसके बराबर आ रहा है, 20 के, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 कितना आएगा, 20 बाई टी के इक्वल आएगा, ठीक है ना। और क्या दिया है, लैम्डा कहाँ चला गया, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहां लैम्डा नहीं आएगा, पाथ डिफरेंस होता है म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, और यहां होता है 20 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्डा, तो यहां पर लैम्डा और ये टी, तो 20 इंटू कितना लैम्डा दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय कितना थिकनेस है, तो ये थिकनेस है 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, चेंज कर लेना मीटर में, ठीक है। अब ये 30, ये 0, 40 और ये 0 तो कट गया, 6 इंटू 2 12 काटेगा 3 टाइम्स 1/3, तो ये 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1 + 1/3 मतलब 4/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a linear aperture whose width is 0.04 centimeter is placed immediately in front of lens of focal length 50. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength this one. The distance of the third dark of diffraction pattern. तो देखो डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो स्मॉल एंगल का है या नहीं। तो साइन थीटा होता है लैम्डा अपॉन ए, तो हम चेक करके देखते हैं भाई लैम्डा अपॉन ए स्मॉल है या नहीं। तो लैम्डा तो कितना है 10 की पावर -5, और ये कितना है, ये है 4 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब लैम्डा थीटा स्मॉल है। क्या पता चला हमको, यहाँ पर थीटा की वैल्यू स्मॉल है। आपको क्या करना है, डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जिनमें थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री पोजीशंस को इंडिकेट करता है, एक थीटा जिसमें स्मॉल एंगल होता है। तो कैसे चेक करेंगे, आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट डार्क का पोजीशन होता है साइन थीटा लैम्डा अपॉन ए। अब साइन थीटा अगर निकालोगे 1/2 आ गया तो इसका मतलब वो एंगल बड़ा है, और अगर बहुत छोटा आ रहा है तो स्मॉल एंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या बोला अब इसमें, इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब ये तो स्क्रीन का डिस्टेंस दे दिया इनडायरेक्टली 50 सेंटीमीटर है, विड्थ दे दिया 0.04 सेंटीमीटर है, और क्या है वेवलेंथ दे दिया
6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द सेंटर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो डार्क फ्रिंज के लिए डिफ्रैक्शन में 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस नहीं है, वो स्लिट से आने वाली एक्सट्रीम वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अपने को सिंबल लिखना है यहाँ पर, थीटा स्मॉल है तो y का पोजीशन लग जाएगा कौन सा, x डी बाई डी। कौन सा डार्क चाहिए? थर्ड डार्क, तो 3 लैम्डा डी बाई डी। ये स्मॉल एंगल इसलिए लगा दिए, अदरवाइज साइन थीटा निकालते फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से सॉल्व होता, ठीक है ना। तो स्मॉल एंगल है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सब वैल्यू गिवन है, लैम्डा दिया है, डी गिवन, ए गिवन, सब वैल्यू पुट कर दीजिए, पोजीशन आ जाएगा कि वो स्क्रीन पर कहां पर है। अगला द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट गिवन है डी, तो स्क्रीन का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड डार्क एंड फर्स्ट डार्क इज 2 mm, ठीक है। सेकेंड डार्क कहां बनेगा? 2 लैम्डा डी बाई ए, फर्स्ट डार्क 1 लैम्डा डी बाई ए, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस दे दिया 2 mm, ठीक है। विड्थ ऑफ स्लिट बताना है, मतलब ए बताना है। 2 - 1 1 हो जाएगा, ए बताएंगे तो क्या आएगा? लैम्डा डी बाई 2 mm, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन 3 है, 2 mm मतलब 2 इंटू 10⁻³ ठीक। तो ये कट जाएगा 15/2 7.5 इंटू 10⁻⁻1 mm, मतलब ये आ गया 0.75 मिलीमीटर, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन करके जाना, डिफ्रैक्शन का टॉपिक आप रिवाइज करोगे तो 20 मिनट्स का है बस, क्योंकि एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, वन इन विच थीटा इज स्मॉल और अदर वन इन विच थीटा इज कंसीडरेबल, ठीक है। तो अगर साइन थीटा कंसीडरेबल होता है तो फिर आपको वो ज्योमेट्री से सॉल्व करना पड़ता है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन d, ये होता है ना, tan थीटा कैसा? y अपॉन d। तो tan थीटा कितना होता है? y अपॉन d। और साइन थीटा कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम n लैम्डा बाई a, डार्क ब्राइट जो भी गिवन है अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2 आता है और डार्क के लिए n लैम्डा आता है, ठीक है। सेकेंडरी फ्रिंजेस होती है। डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी जो है सारी फ्रिंजेस का इक्वल नहीं होता है। इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस का इंटेंसिटी इक्वल होता है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ब्राइट फ्रिंज जो सेंटर पर बनेगा उसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट है। एज ऑर्डर ऑफ ब्राइट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी डिक्रीज होता है, मतलब फर्स्ट ब्राइट का इंटेंसिटी सेंटर वाले से कम होता है, सेकंड ब्राइट का इंटेंसिटी फर्स्ट वाले ब्राइट से कम होता है। तो ऐसे डिक्रीज होता जाता है इंटेंसिटी, और इसमें इंटरफेरेंस में सेम होता है। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी? विड्थ की। डिफ्रैक्शन में सारी फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की होती हैं, जबकि इसमें 2 तरह की फ्रिंजेस बनती है डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन में सेंटर वाली जो फ्रिंज है उसकी विड्थ होती है 2 लैम्डा डी बाई, और अदर जो फ्रिंजेस होती हैं उनकी विड्थ सेम होती है लैम्डा डी बाई ए। इसलिए जो सेंटर पर बनती है उसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अदर जो ब्राइट और डार्क बनती हैं उन सबको सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमम। अगला क्वेश्चन, if we are obtain 15 fringes using this, how many fringes will get if light is this one? सिंपल है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन में, ये स्क्रीन का साइज हो गया सपोज टोटल, ठीक है। इस साइज में 50 फ्रिंजेस आ रही हैं 6000 लैम्डा डी बाई डी। तो कितनी फ्रिंजें आएंगी? 5000 डी बाई डी की, ठीक है। सॉल्व कर लो, 5 कट गया, 1000 कट गया, 60 आ गया,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट। ठीक है, इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस बाय द ब्लू लाइट। तो यहां पर मैं एक बता देता हूं, ये तो डिफ्रैक्शन है, पर कोई डिफ्रैक्शन हो या इंटरफेरेंस हो, दोनों में फ्रिंज विड्थ लैम्डा पर डिपेंड करती है। लैम्डा पर डिपेंड करती है। रेड के लिए लैम्डा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो जो बीटा होगा रेड के लिए वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो रेड कलर की फ्रिंजेस थिक होती हैं। वॉयलेट कलर का वेवलेंथ मिनिमम है, तो वॉयलेट कलर की फ्रिंजेस थिन होती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल का रेशियो। अगला क्वेश्चन, टू पोलराइड्स हैं P1 P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो दो पोलराइड हो गए भाई, ये P1 है, ये P3 है। ठीक है, इंटेंसिटी यहां कितना आ रहा है, आई नॉट। कौन सा लाइट है, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट है, तो पहले तो इसका पोलराइजेशन होगा आई नॉट बाई टू। क्यों हो गया आई नॉट बाई टू, क्योंकि अब लाइट पोलराइज्ड हो गई है, मतलब 50% ऑसिलेशन वाले पार्ट वेव्स रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, अब इधर क्या होगा, इधर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक और दिया है, एक P3 और है। ठीक है, P3 बीच में है, P1 P2 परपेंडिकुलर है। क्या पूछा, P3 कितने एंगल पर है, थर्ड पोलराइड P3 इज कैप्ड इन बिटवीन P1 एंड P2 सच दैट इट्स एक्सिस मेक 90 डिग्री विद द P1। P3 कितने एंगल पर है ये नहीं दिया हुआ है इसमें, चेक कर लेते हैं। P1 P2, तो P1 P2 आर प्लेस, सॉरी वन गड़बड़ मिस्टेक, P1 एंड P2, तो ये P2 है। P3 बीच में, अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट एट P1, थर्ड पोलराइड P3 इज कैप्ड बिटवीन P1 एंड P2। अब एंगल नहीं दिया हुआ है भाई कितने एंगल पर है, लेकिन बीच में बोला ना, तो आप ऐसा मान लो ये भी 45 और ये भी 45, अदरवाइज θ1 θ2 भी हो सकते थे। अब लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है कि अगर आई इंटेंसिटी का लाइट किसी पोलराइड पर आए तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का लाइट निकलता है। तो यहां जो इंटेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, यहां पर तो यहां हो जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहां क्या हो जाएगा, यहां पर इंसिडेंट क्या हो रहा है, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा 1, लेकिन ये एंगल थीटा 2 है, तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा 2। तो इमर्जेंट लाइट क्या आया, आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2। इसको लर्न कर लो फॉर्मूले को। अगर अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है तो पहली बात तो पोलराइज्ड होगा तो आई नॉट बाई टू हो जाएगा। अगला पोलराइड थीटा 1 एंगल पर है तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स इंटेंसिटी हो जाएगी। अगला कॉन्जिक्यूटिव एंगल थीटा 2 है तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टॉपिक यहाँ पर पोलराइजेशन है, 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, मेलस लॉ और ये कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है, और ब्रूस्टर लॉ ऑल्सो। दोनों 45 है तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45 इंटू कॉस स्क्वायर 45। कॉस 45 क्या होता है, अच्छा एक बार चेक करते कुछ गड़बड़ है। टू पोलराइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1, ठीक है। थर्ड P3 is kept between P1 P2 such that its axis make 90 degree with the P1। oh sorry 90 दिया है, ये मैंने कोई और क्वेश्चन करा दिया आपको, चलो कोई नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पर जो मैंने कराया ना वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ आपको। वो कंफ्यूजन होता है आपको क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में ऐसा ही मिलेगा जैसे मैंने बताया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट है। तो P3 कितना एंगल बना रहा है,
ठीक है। P1 P2 प्लेस्ड है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं दी है, एक्सेस ओके सॉरी पूरा ही गड़बड़ हो गया। तो P1 P2 तो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, P1 P2 क्या है, पैरेलल है। और P3 ऐसा है, वो 90 डिग्री पर है, θ1 90 है, ये θ2 है। अगर यहाँ इंटेंसिटी I0 आया तो पहली बात तो पोलराइज हो गया, I0/2 आएगा। यहां पर मान लेता हूं I1 आएगा और यहां पर मान लेता हूं I2 आएगा। तो अभी बताया था I2 कितना, I1 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर θ2, और I1 कितना, I0/2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर θ1। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, पहले ही 90 है, तो अगर पोलराइड क्रॉस पोजीशन में होते हैं तो इमर्जेंट लाइट जीरो इंटेंसिटी का होता है। अगर डिफरेंट एंगल दिया होता तो वो फॉर्मूला लग जाता, फाइनल I2 कितना आता, पहले पोलराइज हुआ हाफ हो गया, फिर θ1 एंगल तो cos स्क्वायर θ1 हो गया, फिर θ2 एंगल तो cos स्क्वायर θ2 हो गया। मान लो एक 4 पोलराइड दिए होते तो एक बार और cos स्क्वायर θ3 हो जाता। वो कंसेक्यूटिव एंगल्स है बिटवीन एक्सिस ऑफ टू पोलराइड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A ray light strike a glass plate 60 degree. If the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, find the index of the refracting glass. देखो इधर, ये इंसिडेंट रे है, कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, 60 डिग्री। ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड। तो पहले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दें, ये 60 तो नेक्स्ट वाला भी कितना होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा 60, तो ये भी 60, ये दोनों 90 पर हैं, तो ये बचा कितना 30। अब कुछ नहीं है, म्यू होता है कितना, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, तो कितना आ गया, √3 के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का है, पर यहां पर मुझको आपको ब्रूस्टर लॉ समझाना है। ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है कि अगर ये डेंसर है, ये इंसिडेंट रे है अनपोलराइज्ड, ठीक है ना, अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे है लाइक दिस, तो रिफ्रैक्टेड जो होता है वो तो पार्शली पोलराइज होता है, मतलब ये डॉट और एरो दोनों हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड वाला पोलराइज हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्टेड वाला क्या होता है, पोलराइज हो जाता है कंप्लीटली। कंडीशंस क्या हैं, ये हमेशा नहीं होता है, ये तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक फिक्स्ड वैल्यू हो, जिसको हम ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, और कंडीशन होती है कि ये एंगल 90 हो। ठीक है, तो याद भी कर सकते हो tan IB इज म्यू। ठीक है, जैसे यहां प्रूव हुआ ना, म्यू इज साइन 60/साइन 30, तो ये tan 30 तो आ गया ये भी। तो ध्यान क्या रखना है, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एक सर्टेन वैल्यू है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, अगर उस एंगल पर इंसिडेंस हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और ये भी लर्न करना है, म्यू इज इक्वल्स टू tan IB। IB वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगले उस पे आते हैं, ग्राफ शोइंग डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू द एंगल बिटवीन। तो अभी देखो बताया था आई क्या होता है, I0 cos स्क्वायर थीटा। ये I0 क्या है, इंसिडेंट, ये क्या है, इमर्जेंट। ठीक है ना, वो I0/2 इसलिए हुआ था क्योंकि पहले वो पोलराइज हुआ था, यहां पर ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो ये आई किसके प्रोपोर्शनल है,
कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस थीटा का ग्राफ तो आपको याद ही होगा, ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है। तो अगर मैं स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ तो किसका हो गया, कॉस थीटा का। अगर मैं स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, सॉरी गलत बना दिया है, ये ग्राफ तो किसका हो गया, स्क्वायर का ही बना दिया है ये। ठीक है, ये लॉ है। कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, कॉस 0 + 1, कॉस 180 - 1। लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा सही है, सेकंड वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, when light waves suffer reflection at the interface between air and glass, the change of phase। यहां पे क्या समझाना है मुझको, ध्यान से सुन लीजिए, एक ही पॉइंट ध्यान रखिए, रिफ्लेक्शन थ्रू डेंसर और रिजिड एंड कितना फेज चेंज होता है, पाई। सेकेंड थिंग, ऑल अदर नो चेंज। देखो क्या हो रहा है, यहां से लाइट टकराया, इधर चला गया, इधर चला गया, रिफ्रैक्शन, इसका फेज फाई है तो इसके में फाई प्लस पाई हो जाएगा या λ/2 ऐड हो जाएगा पाथ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ध्यान से सुन लीजिए, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर से तो फेज पाई का ऐड हो जाएगा या पाथ डिफरेंस λ/2 का ऐड हो जाएगा। अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो या किसी भी टाइप का रिफ्रैक्शन हो, किसी भी टाइप का मतलब चाहे वो रेयर से डेंसर चला जाए या डेंसर से रेयर चला जाए, इन सारे केसेस में कोई फेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एयर एंड ग्लास, तो चेंज हो जाएगा फेज पाई का। ठीक है ना, और किसी रिफ्रैक्शन में और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।